जय श्री राम। मैं आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडेय ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भीमराव आम्बेडकर भारतीय बहुज्ञ, संविधान शिल्पकार, समाज सुधारक, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री 1891-1956। भीमराव रामजी आम्बेडकर 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, बुद्धिजीवी, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। अंबेडकर भारत में दलित अधिकार और सामाजिक समता के लिए लड़ने वालों में एक अग्रणी नेता थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों, दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। साथ ही वो श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों की भी आवाज थे। अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। उन्हें भारतीय संविधान का जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक माना जाता है। आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहां काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आम्बडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः आम्बेडकर के आम्बडवे गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई, अब मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा आम्बेडकर ने सतारा नगर में रागवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। उस समय उन्हें भिवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी आम्बेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वे अंग्रेजी 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, तब क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा कैलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पका उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। माध्यमिक शिक्षा
1897 में आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन। 1913 में आम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर MA परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। आम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रूप से PhD प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेज द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज, अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव आम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स LLD, कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और D.Litt, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 सम्मानित उपाधियां थीं। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। आम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे।
उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ ब्रो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। ये प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब आम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका आम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। आम्बेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में आम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जयस्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यहां महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर आम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में आम्बेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में आम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में आम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। पूना पैक्ट। अब तक भीमराव आम्बेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। आम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। आम्बेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल न हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान आम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है।
हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। आम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु ये तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पुनः संधि के कई दशकों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। 1932 में जब ब्रिटिशों ने आम्बेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत आम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आजादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था। लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। गांधी इस समय पूना की येरवडा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी आम्बेडकर ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचन के अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। आम्बेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। अब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज आम्बेडकर का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख आम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवडा जेल पहुंचे। यहां गांधी और आम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में आम्बेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया और इस तरह से आम्बेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। आम्बेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में आम्बेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार सभाएं हुई हैं। राजनीतिक जीवन। आम्बेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को आम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। आम्बेडकर बंबई अब मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया
जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं, तब ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थी, पर आम्बेडकर ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। आम्बेडकर ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। 1936 में आम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। आम्बेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वो 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। इसी वर्ष आम्बेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में आम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 के बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। शेष अगले भाग में। अगले भाग के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो कैसी रही और हमारी त्रुटियां कहाँ हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने परिवार और मित्र जनों तो जरूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।